subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम केमिस्ट्री 10th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने जो है वो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो साल्ट और उसको हमने डिफ़ाइन किया था। साल्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है साल्ट की प्रिपरेशन के हवाले से साल्ट को कितने हिस्सों में जो है कितनी टाइप्स में क्या किया है, क्लासीफाई किया हुआ है। तो साल्ट्स जो होते हैं हमने पढ़ा था ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इसमें एक केटाइनिक रेडिकल होता है, एक एनायनिक रेडिकल होता है। केटाइन जो है वो बेस से आता है, एनाइन जो है वो किससे आता है, एसिड से आता है। उसको हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे और जो बेस से आता है उसको बेसिक रेडिकल। तो प्रिपरेशन के हवाले से कि साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो साल्ट जो है ये दो तरह के हैं आपके पास। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट्स और दूसरा जो आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट्स। जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं ये आपके पास ऐसे साल्ट्स जिनको हम किस में, एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किस में, एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस मीडियम में। तो ऐसे साल्ट्स जिनको एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम में इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है कि सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के बाद आप सेपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्म में हम साल्ट को जो है वो रीजनरेट करने के लिए, साल्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा जो है वो मेथड यूज़ करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आप जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इसके दो आपको जो है वो मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक है एवेपोरेशन। क्या है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो है वो आपके पास क्या होता है, साल्ट बच जाता है। और जो सेकंड पार्ट जो है इसका टाइप है, इसकी सेपरेशन की जो मेथड है वो क्या है, वो आपके पास है क्रिस्टलाइजेशन। आप क्या करते हैं, आप उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है और आपके सॉल्यूशन में क्या करती हैं, क्रिस्टल्स ग्रो करती हैं और फिर उन क्रिस्टल्स को आप क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन एक और जो है वो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि आप क्या करते हैं, सॉल्युबल साल्ट जब प्रिपेयर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं वो मोस्टली, और उसको कैसे सेपरेट करते हैं, आप उसको एवेपोरेशन के ज़रिए और क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल साल्ट जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म में जो है वो पीपीटी की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। आप उसको जो है वो सेपरेट कैसे, सिंपल आप फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट फिल्ट्रेशन से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और जो आपके पास फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो आपके पास पीछे बचता है जो सॉल्यूशन फॉर्म में, उसमें जो आप जो एक्वस होता है साल्ट उसको भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और उसको सेपरेट ये नहीं, हमने ये कहा कि ये क्या होता है, ये बेसिकली जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये दो तरह के साल्ट बनते हैं। एक जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, उसको हम इनसॉल्युबल कहेंगे, और एक क्या होगा, वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो सॉलिड को आप एक्वस से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन से आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन वाले साल्ट को सेपरेट करना चाहेंगे तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, उसको एवेपोरेट करेंगे। सॉल्वेंट आप इसमें से क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, साल्ट रह जाएगा। तो ये आपके पास जो है दो साल्ट की टाइप्स हैं। सॉल्युबल साल्ट है जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद हम उसको सेपरेट कैसे करते हैं, एवेपोरेशन से, और सेकंड वन क्रिस्टलाइजेशन से। इनसॉल्युबल साल्ट है, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, इनको आप दो एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब आप मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेडिकल का जो है वो एक्सचेंज होता है। बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और उसके नतीजे में आपके पास एक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में साल्ट आ जाता है जिसको हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं, और दूसरा जो है आपके पास क्या आ जाता है, एक्वस फॉर्म में आता है, वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। तो इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। जब मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या होता है, जो रेडिकल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज होगी, और रेडिकल की एक्सचेंज के नतीजे में आपके पास दो साल्ट्स बनेंगे। एक को हम कहेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा
और दूसरा जो है आपके पास क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो फर्दर हम इसको देखते हैं, जो सॉल्युबल साल्ट है उनको कैसे हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके आपके जो सिलेबस में 4 जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास क्या है, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। अगर आपको याद हो, हमने एसिड का जब रिएक्शंस पढ़े थे, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने ये सारे रिएक्शन जो है वो कर लिए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, एसिड्स जो होते हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको मैंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको एक जो है वो एसिड दे दिया जाता है और एक मेटल दे दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है जी जिंक का आपने जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, जिंक का आपने फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, जिंक का आपने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो इसके नतीजे में साल्ट्स कौन से बनेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है ये किस टाइप का रिएक्शन होता है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल्ट और एसिड और मेटल के रिएक्शन के दौरान आपके पास कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक ही आपकी जो हेडिंग है उसमें से बन सकते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखें तो सबसे पहले हम इसको रिएक्शन इसका देखेंगे। आपके पास जो है मेटल है मैग्नीशियम, जब इसका आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड के साथ आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, सपोज HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा MgCl2, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा MgCl2 और प्लस आपके पास क्या होगा H2O गैस इवॉल्व होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, साल्ट प्रोड्यूस होगा और ये आपके पास क्या होगा, गैस। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से जो है वो सॉल्व हो जाता है कि जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास गैस कौन सी इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। और दूसरा जो साल्ट प्रोड्यूस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, जैसे मैग्नीशियम का अगर हम लेते हैं मेटल, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड का जो एक पार्ट है वो मेटल वाला पार्ट होता है, तो जब हम उसका नाम लिखेंगे तो मेटल वाला पार्ट जो है वो पहले लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा रिएक्शन है, इसकी केमिस्ट्री अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि ये जो मेटल है, यहाँ पे मेटल ने क्या किया, इसमें से इसको निकाल दिया और ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी आप इसमें कह सकते हैं। दूसरा आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कह सकते हैं, ये भी हमने जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। कोई रिडॉक्स रिएक्शन हम इसको कैसे कह सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि जिंक जो है, जिंक अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक इसके साथ रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। कौन सा साल्ट प्रोड्यूस होगा, ये आपके पास होगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और प्लस इसमें गैस जो है वो कौन सी इवॉल्व होगी, ये आपके पास गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो ये क्या होगा, जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट क्या होगा, जिंक सल्फेट होगा। इसी तरह अगर आप इसका फास्फोरिक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोरिक एसिड के साथ जिंक का, तो आपके पास क्या होगा, जिंक फास्फेट। इसी तरह आपके पास अगर एसिटिक एसिड है तो जिंक एसीटेट। अगर जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट होगा आपके पास। ये अगर हम देखें आपके पास क्या है जी, जिंक नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ये ट्वाइस, ठीक है जी। अगर आप जिंक का एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक एसिटिक एसिड आपको पता है क्या होता है, CH3COOH, इसमें ये एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे जिंक की जो होता है ये स्टेट 2+ होती है। तो हमने इसको, ये -1 देगा आपको, -2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस, ये आपके पास आ जाएगा। उसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल जो पूछी जा सकती है आपको, जिंक का जब आप फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा जिंक 3PO4 ट्वाइस। फास्फेट ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक की क्या होगी, -3,
जिंक की क्या होती है +2, तो इसको +6 और -6 करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम लिखेंगे, ट्वाइस आ जाएगा, और ये जिंक जो है वो 3 टाइम आ जाएगा। ये आपको क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंक का अगर आप रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ तो कौन सा इस साल्ट बनेगा, आपके पास वो साल्ट कौन सा आएगा, जिंक नाइट्रेट। और अगर आप जिंक का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक एसीटेट बनेगा, और अगर जिंक का आप फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक फास्फेट बनेगा आपके पास। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सेकेंड वन की अगर बात करें तो सेकेंड वन आपके पास क्या है, एसिड और बेस का रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, हमने साल्ट के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, हमने एसिड और बेस के जो है एसिड के रिएक्शन और बेस के रिएक्शन में भी इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट और प्लस वाटर। तो ये सिंपल, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो है आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो आपने कहना है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी, और आपके पास बेस HCl जो है ये NOH दोनों जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपके पास क्या होगा, टेबल साल्ट बनेगा NaCl प्लस इसमें क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ा था एसिड के रिएक्शन में। एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं इनकी नेचर कौन सी होती है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं इनकी नेचर कौन सी होती है, या नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है इनकी नेचर कौन सी होती है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेसिस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो एसिड का जब मेटालिक ऑक्साइड आपके पास उसी तरह क्या बेस, तो इसका जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। या आपने देखना है कि इसमें क्या होगा, अगर आप रिएक्शन की नेचर को देखेंगे तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट रिएक्शन की बेस के ऊपर कि कौन सा आपके पास प्रोडक्ट आएगा। इसमें केमिस्ट्री हम देखें तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज आपके पास हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 प्लस इसका रिएक्शन आप कराते हैं कॉपर के ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, ये क्या एसिड है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है आपके पास, मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। जब इसका आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसका ये पार्ट इस पार्ट के साथ मिल जाएगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस आप में इसके पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जी वाटर। तो ये भी सॉल्युबल साल्ट की जो है, ये क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। ये भी क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। ये भी क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। ये भी क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। तो हम सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा ये एसिड और मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा इनके दरमियान तो आपके पास क्या होगा, सॉल्युबल साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। फिर हमने कहा कि दूसरा जो है वो एसिड और बेस के दरमियान जब रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके नतीजे में आपके पास सॉल्युबल साल्ट बनेगा प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। फिर हमने कहा जी एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं, हमने कहा जी मेटालिक ऑक्साइड जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी नेचर कौन सी होती है, बेसिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे हम मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो जब मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, H2O बन गया और ये कॉपर सल्फेट बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में क्या होगा, सॉल्युबल साल्ट बनेगा। ये हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो है वो है एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। हमने ये भी जो है वो पढ़ लिया हुआ है, एसिड का जब कार्बोनेट के या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास साल्ट प्रोड्यूस होता है, आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसकी एग्जांपल देख लें, आपके पास है जी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप इसका रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, या आप इसका करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन H2SO4।
तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास प्रोड्यूस होगा Na2SO4 प्रोड्यूस होगा आपके पास, Na2SO4 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास होगा H2CO3, सॉरी वाटर प्रोड्यूस होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं, एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन के दौरान क्या होगा, आपके पास सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस होगा, आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा और प्लस आपके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास जो है वो 4 मेथड हैं किसके, सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन के। पहला जो है वो एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा और इसमें 3 तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एमसीक्यूज कैसे आता है वो भी बताया। एसिड और बेस में जो है वो क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्युबल साल्ट बनता है और साथ क्या है, वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर हमने कहा जी मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, साल्ट बनता है, सॉल्युबल साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। फिर हमने कहा जी कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है और प्लस आपके पास क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपने इसको क्या करना है, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। और दूसरा जो है हमारा टाइप हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट। तो इनसॉल्युबल साल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि हम 2 सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं उनका क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको मिक्स करते हैं। 2 सॉल्युबल साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब उसको हम मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 2 साल्ट बनेंगे और साल्ट जो है वो किससे, रेडिकल की एक्सचेंज से बनेंगे और वो जो रेडिकल की एक्सचेंज से जो साल्ट बनेंगे, एक क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा और एक दूसरा जो है वो क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा, सॉल्युबल साल्ट होगा। तो हम इसको रिएक्शन की मदद से देखते हैं कि आपके पास क्या है जी, आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, सॉरी AgNO3 प्लस NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में। जब आप इसको दोनों को मिक्स करते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा, यानी ये देखें, ये जो रेडिकल है केटाइन रेडिकल, इसके साथ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, ये इसके साथ रेडिकल एक्सचेंज हो गया, आपके पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा आपके पास। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये कौन सा होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये क्या है आपके पास, इनसॉल्युबल साल्ट है। क्या है ये, इनसॉल्युबल साल्ट। तो इनसॉल्युबल साल्ट को आप कैसे सेपरेट कर लेते हैं, आप सिंपल फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और ये जो है ये NaNO3 जो होगा ये आपके पास क्या होगा, ये सॉल्युबल फॉर्म में होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको भी आप रीजनरेट करवाएं तो उसको आप क्या करेंगे, जो बाकी फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो फिल्ट्रेट होगा, जो आपके पास फिल्ट्रेट जो नीचे आपके पास फिल्ट्रेशन में सॉल्यूशन फॉर्म आएगी, उसमें आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए आप इसको एवेपोरेट, इसमें सॉल्वेंट को एवेपोरेट करवाएंगे, पीछे आपके पास क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा।